नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ध्वनि के विषय में बताया था कि ध्वनि क्या है और वो कितने प्रकार की होती है। मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। हमारी चारों तरफ के वातावरण में जिस भी तरह की आवाज़ हम सुनते हैं, चाहे वो संगीत में उपयोग हो सकती है या संगीत में उपयोग नहीं हो सकती, वो सभी तरह की आवाज़ें जो हम अपने चारों ओर के वातावरण में सुनते हैं वो ध्वनि कहलाती हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक सांगीतिक ध्वनि और दूसरी असंगीतिक ध्वनि। जिस ध्वनि को हम संगीत में उपयोग कर सकते हैं वो सांगीतिक ध्वनि कहलाती है। जैसे जो ध्वनि मधुर है, आकर्षक है, कर्णप्रिय है, मतलब हमारे कानों को अच्छी लग रही है, हमारे हृदय को आनंद पहुंचा रही है और जिसको हम संगीत में उपयोग कर सकते हैं, सुरीली ध्वनियाँ, मधुर ध्वनियाँ, उन्हें सांगीतिक ध्वनि कहते हैं। इसके अलावा जो ध्वनि हम संगीत में उपयोग नहीं कर सकते वो असंगीतिक ध्वनि कहलाती है। जैसे कि हमारे दिन प्रतिदिन में बोलचाल की आवाज़ें, हमारे गली में कोई फेरी वाला, सब्जी वाला जाता है उसकी आवाज़ें, किसी छोटे बच्चे के बोलने रोने की आवाज़ें, ये सभी आवाज़ें वो हैं जिन्हें हम संगीत में उपयोग नहीं कर सकते। तो ये सारी ध्वनियाँ असंगीतिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब सांगीतिक और असंगीतिक ध्वनि को और अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। जो ध्वनि हम संगीत में सुनते हैं उसकी उत्पत्ति का आधार है कंपन। यदि कंपन ना हो तो संगीत में वाद्य यंत्रों से निकलने वाली जो भी ध्वनियाँ हैं वो हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कंपन के बिना उन ध्वनियों की उत्पत्ति ही नहीं होगी। इसका एक उदाहरण मैं आपको ये दूंगी कि जैसे तत्वाद्य हैं, तानपुरा, सितार आदि जो भी तत्वाद्य हैं, आपने नोटिस किया होगा जब हम इनके तार को छेड़ते हैं तो तार अपनी जगह पर ऐसे हिलता है ऊपर नीचे, उस हिलने को हम कंपन कहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि वो तार जब तक कंपन होता रहेगा, तार में जब तक कंपन होता रहेगा तभी तक हमें वो ध्वनि सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है कि हमने तार पर जब आघात किया, जब तक तार पर उस किए गए आघात का असर रहेगा तब तक वो तार कंपित होता रहेगा, और जब तक तार कंपित होगा आप नोटिस करेंगे तभी तक हमें ध्वनि सुनाई देगी। कंपन जैसे जैसे कम होता जाएगा, मतलब हमने तानपुरे के या सितार के तार पे जो आघात किया था उस आघात का असर जब तक तार पे रहेगा तब तक तार कंपित होता रहेगा और तभी तक हमें ध्वनि सुनाई देगी। जैसे जैसे उस आघात का असर कम होता जाएगा तो वो कंपन भी कम होता जाएगा, कंपन के साथ साथ जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो ध्वनि भी कम होती जाएगी, और जैसे ही कंपन बंद होगा तो उसके साथ ही आप नोटिस करेंगे कि वो ध्वनि भी बंद हो जाएगी जो तानपुरे, सितार से या किसी भी तत्वाद्य से हमें सुनाई दे रही थी। तो इससे प्रूफ होता है कि संगीत में जो भी ध्वनि हम सुनते हैं किसी भी वाद्य यंत्र से, उस ध्वनि के उत्पन्न होने का आधार कंपन है। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ अवनद वाद्य का। अवनद वाद्य वो वाद्य हैं जिनके मुंह पर चमड़ा मड़ा रहता है, जैसे कि तबला है, पखावज है। इन पर हम अपने हाथ से आघात करते हैं तभी इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो ध्वनि सिर्फ आघात की वजह से उत्पन्न नहीं होती, उस आघात करने से जो चमड़े में जो कंपन उत्पन्न होता है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब तक उस आघात का असर रहेगा तब तक उस चमड़े में कंपन होता रहेगा, जब तक कंपन होता रहेगा ध्वनि हमें सुनाई देती रहेगी, और जैसे ही वो कंपन खत्म होगा तो ध्वनि भी बंद हो जाएगी। इसके अलावा हवा से बजने वाले वाद्य हैं जैसे बांसुरी, शहनाई, जो हम अपने मुंह की फूंक से बजाते हैं, तो उनमें हवा का कंपन जब तक इन वाद्यों में बना रहता है तब तक ध्वनि उत्पन्न होती रहती है, और वो कंपन जब बंद हो जाता है, हवा का कंपन जब बंद हो जाता है इन वाद्यों में, तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि भी बंद हो जाती है। तो इससे हम समझते हैं कि संगीत में ध्वनि की उत्पत्ति का आधार कंपन है, और इसी कंपन को हम संगीत की भाषा में आंदोलन कहते हैं। अब इस आंदोलन के विषय में मैं आपको और ज़्यादा समझाऊंगी मेरे अगले वीडियो